कनाडा में साबिक गवर्नर बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड मार्क कार्नी नए वजीर आजम मुंतखब। और 6 साल गुजर जाने के बाद सानेहा एक क्राइस्ट चर्च जहां पे 50 मुसलमानों को जुमे की नमाज के वक्त शहीद कर दिया गया, उसकी बरसी उसको भी कवर करेंगे। बट पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप प्लीज टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऑब्वियसली यही एक वजह है कि हम आप तक ये कंटेंट पहुंचा सकते हैं। बात शुरू करते हैं कनाडा में, जहां पे मार्क कार्नी जिनका यानी कुछ महीने पहले अंदेशा नहीं था कि ये वजीर आजम के लिए सोच भी रहे होंगे, अब कनाडा के वजीर आजम एक तरीके से मुंतखब हो गए हैं। और ये भी लग रहा है कि शायद ये कनाडा के मुख्तसर तरीन वजीर आजम रहें, क्योंकि मार्च और अप्रैल यानी बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 महीने के अंदर शायद इलेक्शन हो जाएं कनाडा में, और ये शायद इस माह के आखिर तक पार्लियामेंट को दोबारा बुलाएं, क्योंकि अभी पार्लियामेंट प्रोरोग्ड है। जब जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस किया कि वो हट रहे हैं तो उन्होंने पार्लियामेंट को रिसेस में डाल दिया रिक्वेस्ट करके गवर्नर जनरल से। तो अब पार्लियामेंट को दोबारा मुनक्किद किया जाएगा इस महीने के एंड में जो लग रहा है, और उसके बाद शायद नए इलेक्शंस बुला लिए जाएं। मार्क कार्नी चाह रहे हैं कि इनके पास सब वो औजार हों, वो टूल्स हों, वो रिसोर्सेज हों जिसके तहत वो डोनाल्ड ट्रंप का सामना कर सकें, क्योंकि ट्रंप ने जो एक माशी जंग छेड़ दी है कनाडा के ऊपर, उससे बुनियादें हिल के रह गई हैं इस मुल्क की। पता नहीं चल रहा कैनेडियंस को, खैर कोशिश तो बहुत करें कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान इतनी सिनर्जी है इकोनॉमिक्स के अंदर कि चीज़ें यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है या उधर से रॉ मटेरियल आता है, इधर मैन्युफैक्चर होता है, वाइस वर्सा, और फिर इस तरीके से ट्रेड ओपन बॉर्डर्स के थ्रू, जो नाफ्टा के थ्रू चल रही थी, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1991-92 के अंदर जो साइन किया गया था कनाडा, मेक्सिको और यूएस, वो अब बेसिकली नल एंड वॉइड है। मार्क कार्नी ने आते ही पहला जो इकदाम लिया है, बेसिकली जुमे को उन्होंने हल्फ उठाया, उनकी कैबिनेट भी बेसिकली उन्होंने भी हल्फ उठाया। ज़्यादातर वही लोग हैं जो ट्रूडो साहब की हुकूमत के अंदर थे, मगर जो पहला उन्होंने इकदाम लिया वो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कार्बन टैक्स, कंज्यूमर कार्बन टैक्स के पोल्यूशन या गाड़ियों के चलने के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगा रहे थे एक्स्ट्रा, उसको हटा दिया है 1 अप्रैल से। और ये की डिमांड थी, क्योंकि देखें अभी आया यहां पे कुछ महीने पहले ही, यानी डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले यहां पे लीड कर रहा था पियर पॉलिएव। पियर पॉलिएव कंजर्वेटिव पार्टी का, और ट्रंप के आने से पहले वो अपने आपको मेपल मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो ट्रंप का स्लोगन था, वो उस तरीके से अपने आप को ब्रांड कर रहे थे, यहां पे पोजीशन कर रहे थे। मगर जब ट्रंप ने आते ही यहां पे टैरिफ्स की बात की और एक ट्रेड वॉर की, ट्रेड की जंग की, तिजारती जंग की बात की, तो उसके बाद सेंटिमेंट कनाडा में चेंज हो गया, क्योंकि पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, बहुत मैच्योर है। तो इन्होंने कहा कि भाई पियर पॉलिएव तो अगर इसको हमने मुंतखब कर लिया या आ गया, तो फिर तो ये कनाडा तो अमेरिका का एक 51st स्टेट, एक 100वां स्टेट बन के ही रहेगा। तो मार्क कार्नी की पोजीशन, क्योंकि ये बंदा हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी है इसकी इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके बाद ये कनाडा के अंदर 2008 के अंदर स्टीफन हार्पर, यहाँ तक कि मार्क कार्नी खुद ही लिबरल है, मगर स्टीफन हार्पर जो कंजर्वेटिव था, उसकी हुकूमत के अंदर इसको गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा लगाया गया था। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज और ये सब चीज़ें इसने शुरू की। उसके बाद उसकी कामयाबी के बाद ये ब्रिटानिया का पहला नॉन ब्रिटिश गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड जाके लगा। तो इकोनॉमिकली ये जो ट्रंप के टैरिफ्स और ट्रेड वॉर है, तिजारती जंग के साथ डील करने के लिए शायद मार्क कार्नी बेहतरीन आदमी हो सकता है। लेकिन ट्रूडो की जो पॉलिसीज थी, और स्पेशली जो ये आपका ये पैंडेमिक के बाद जो पॉलिसीज ट्रूडो ने की,
लोग जो यहाँ पे माइग्रेशन हुई, मास माइग्रेशन इंडियंस की, और बहुत सारे इशू है, इकोनॉमिक एक डाउन टर्न आया, तो उसने बहुत लोगों के दिलों के अंदर लिबरल्स के खिलाफ एक नफरत तो नहीं कहूंगा, मगर एक डिस्गस्ट हो जाता है ना कि यार 9 साल 10 साल से एक बंदा एक प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है, उसकी पॉलिसीज ने कोई आपको रिटर्न्स नहीं दिए, अभी वो गया भी है, बड़ा ग्रेसफुली उसने अपना एग्जिट किया है, तो कार्नी, अब सवाल ये पैदा बन रहा है कि कार्नी क्या डिफरेंट करेगा। ना सिर्फ ये कार्नी की बात है, मगर ये सूबों की बात भी है। जैसे अभी मैं ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर हूं, ब्रिटिश कोलंबिया अमेरिका भेजता है लकड़ी, लंबर और बहुत सारी चीजें, वहां से इंपोर्ट करता है अमेरिका से फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर शराब, और ट्रेड जाती है एल्यूमिनियम की और दीगर स्टील प्रोडक्ट्स की यहां से वहां, और फिर दोबारा अंदर आती है यहां पे ट्रेड रिवर्स होके। तो ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर है डेविड ईबी, उसने भी बहुत एक सख्त पोजीशन ली हुई है, और वो तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें पता है कि तूफान आ रही है, इनेविटेबल है, अब हम उसका सामना किस तरीके से करते हैं, किस तैयारी के साथ करते हैं, वो हम पे है। अगर हम तैयार नहीं होंगे उस तूफान का सामना करने के लिए तो हमें लेके बह जाएगी। तो ये सेंटिमेंट अभी है, और कैनेडियंस बहुत ही चार्ज अप हुए हैं, अवेयर हैं, और मार्क कार्नी के आने से उम्मीद ये की जा रही है कि पॉजिटिव एक इम्पैक्ट और एक पॉजिटिव शुरुआत होगी कनाडा के अंदर और कैनेडियन इकोनॉमी के लिए और अमेरिका और कनाडा की रिलेशंस के लिए। क्योंकि ट्रम्प बिल्कुल ही अनहिंज्ड हुआ है, उसको एक बुल की तरह कुछ और नजर नहीं आ रहा, वो बस जा रहा है मारो, और इतनी ताकत है भी अमेरिका के पास, वो ये सब कर सकते हैं। और अंदर जो वो कर रहा है, डिसेंट के ऊपर टारगेट कर रहा है। अभी उन्होंने मार्को रूबियो ने ये जो साउथ अफ्रीका का सफीर है अमेरिका के अंदर, एम्बेसडर रसूल, इसको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया, यानी 48 घंटे के अंदर उस बंदे ने पैक करके निकलना है। तो और क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ आईसीसी के अंदर ये जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स का केस, अपार्टाइड का केस वो लेके गए थे। तो बहुत मुश्किल वक्त है, अमेरिका के अंदर भी बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे इर्द गिर्द हवा में जा रही हैं जो कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था इंसान कि यार ये भी हो सकता है अमेरिका के अंदर। ये तो बात हो गई कनाडा अमेरिका, नए वजीर आज़म कनाडा के मार्क कार्नी, उनके हवाले से। अब एक और मौजू पे निगाह डालते हैं। आज 6 साल हो गए हैं सानेहा क्राइस्ट चर्च, जहाँ पे 2 मस्जिदों पे हमला हुआ। 15 मार्च 2019 जुमे के रोज़, जुमे की नमाज के वक्त एक वाइट सुप्रेमिसिस्ट, इंतहा पसंद, सफ़ेद इंतहा पसंद, ये पहले गया अल नूर मस्जिद और वहाँ पे जाके उसने लाइव स्ट्रीम शुरू की और छन्नी कर दिया लोगों को। मेरे ख्याल से 30 या 35 लोग इधर मरे या शहीद हुए। और फिर वो गया 10 मिनट ड्राइव करके लिनवुड, जहाँ पे उसने लोगों को मारना शुरू किया, मगर एक अफगान ने उधर बहादुरी दिखाई और लोगों की जान बचाई, अब्दुल अजीज़ ने। ये डॉक्यूमेंट्री भी मैंने थोड़ा एक आप देख सकते हैं, इसकी थोड़ी झलकें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन लोग थे ये, क्या हुआ इनके साथ, क्या इनकी कहानियाँ थीं। एक मुख्तसर सा ब्रीफ सा मैं आपको झलक दिखाता हूँ 1.5 मिनट की, थोड़ी साउंड्स वॉइसेस हैं, क्या क्या गुजरी, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। 50 men, women and children were killed by one man just before Friday prayers. Faisal Abbas was preparing for Friday prayers inside the men's washroom at Al Noor Mosque when he heard a loud noise outside. So first I thought maybe it's just a short circuit or something, and maybe I should go out and help, and I opened the door, and when I was going out I heard another 2 shots. The attacker continued to his second target, Linwood Mosque, 10 minutes away. There he would meet resistance that saved lives. Abdul Aziz Wahabzada, originally from Afghanistan, was inside the mosque when he heard gunshots. Then I heard some more shot coming from inside the mosque. I had the shotgun in my hands. I don't know if the guy see me or he didn't see me. He dropped his gun, he ran, and I ran behind him. I threw that shotgun like an arrow on his car and smashed his window. And that time I could see he got frightened.
The shooter would be arrested 10 minutes later. The attack, audacious in its simplicity, was an attempt to divide communities along racial lines. But the grieving process had the opposite effect. What the killer doesn't know is he's gravely mistaken if he thinks that we will retaliate with violence. We will come back with love, we will come back with peace, and we will come back with solidarity. तो ये थे वाकयात क्राइस्ट चर्च के अंदर। मैं पहुंचा वहां पे कोई 17 तारीख को, ये वाकया हुआ था 15 तारीख को, और फिर जो मैंने देखा, जो रिपोर्टिंग की, वो आप जाके देख सकते हैं द लास्ट प्रेयर के अंदर। बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल वक्त था वो, और बहुत सदमा भी था उन वाकयात का। मगर अब दुनिया के अंदर जो हो रहा है, अल्लाह बेहतर करे, और जो लोग इस बेदर्दी से मारे गए, इस इंतहा पसंदी में, सफ़ेद इंतहा पसंदी में, वाइट सुप्रेमेसी में, उनको अल्लाह जन्नत नसीब अदा फरमाए। फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा आपके साथ हाजिर होऊंगा और अपडेट्स लेकर। अल्लाह हाफिज़।